हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अणुसंख्यक गुणधर्म जो पढ़े उनमें अणुसंख्यक गुणधर्मों के 3 एग्जाम्पल पढ़े। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म था वो कौन सा है, परासरण दाब। और हम आज चौथे अणुसंख्यक गुणधर्म पर डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण और परासरण दाब। अब हम सबसे पहले परासरण और परासरण दाब से पहले विसरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। विसरण किसे कहते हैं, विसरण से क्या तात्पर्य है, गैस के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। अब देखिए, विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति होती है और मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जैसे डीओ की जो बोतल होती है उसमें हम देखते हैं, डीओ की बोतल में ऊपर से हम प्रेस करें, उसको किसी कमरे में ऊपर से प्रेस करें ढक्कन को, तो हम देखते हैं कि डीओ निकलेगा और जो डीओ निकला है वो पूरे रूम में स्प्रे हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गैस के अणुओं की सांद्रता यहाँ पर अधिक है, जबकि बाहर कमरे में खोलने से पहले क्या थी, कम। और जो ही हमने प्रेस किया डीओ बाहर निकला, तो परफ्यूम जो ही बाहर निकलेगा तब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति में मॉलिक्यूल्स का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं परासरण और परासरण दाब की। तो परासरण की प्रक्रिया क्या है, परासरण किसे कहते हैं, परासरण से क्या तात्पर्य है। परासरण की प्रक्रिया में हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति होने के कारण परासरण की जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में विलायक के मॉलिक्यूल्स का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यानी विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाएगा, परासरण। अब इस परासरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से स्पष्ट करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये बीकर है और इस बीकर में थिसेल कीप रखते हैं। ये थिसेल कीप इसके नीचे ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है और यहाँ पर इस थिसेल कीप के अंदर शर्करा का विलयन भरा हुआ है। और इस थिसेल कीप को हम क्या करते हैं, जलयुक्त बीकर में रख देते हैं। बाहर जल है, इस जलयुक्त बीकर में रख दिया जाता है। जल कौन है, यहाँ पर विलायक है और विलायक के मॉलिक्यूल्स की सांद्रता यहाँ पर अधिक है। ये थिसेल कीप और यहाँ पर ये नीचे अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब आगे देखिए, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि विलायक के मॉलिक्यूल्स, विलायक कौन है यहाँ पर, जल, विलायक के मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो ही ये मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो ये शर्करा के विलयन की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों के मध्य साम्य अवस्था स्थापित न हो जाए। तो इस प्रकार विलायक के अणुओं का, ये विलायक के अणुओं का यहां पर अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता, यहां पर इसमें भी विलायक है, जल के मॉलिक्यूल्स हैं,
उनकी क्या है, कम सांद्रता। तो विलायक के अणुओं का, जल के अणुओं का, यहां पर जल विलायक है, विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किसके द्वारा, कौन से माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में विलायक के मॉलिक्यूल्स का या जल के मॉलिक्यूल्स का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो परासरण की डेफिनेशन और परासरण का स्पष्टीकरण हमने देख लिया। अब आगे देखिए, परासरण के बाद में परासरण दाब को समझेंगे। परासरण दाब किसे कहते हैं? इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्यतम दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा, जिसे हम निम्न चित्रानुसार स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि ये बीकर है और इस बीकर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। यहां पर विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जल भरा हुआ है, और इस पोर्शन में विलयन है, शर्करा का विलयन ले लो, वो भरा हुआ है, और यहां पर पिस्टन P2, और यहां पर पॉइंट A, C, B और ये D। अब यहां पर हम देखते हैं कि परासरण दाब को कैसे स्पष्ट करेंगे। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, अब यहां पर हम परासरण दाब को कैसे स्पष्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इधर विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं, जल हैं, और इधर विलयन है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विलायक के मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी विलायक से विलयन की ओर प्रारंभ कर देते हैं जाना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से इधर जाएंगे तो उस स्थिति में ये पिस्टन A पॉइंट से खिसक कर C पॉइंट तक आ जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पिस्टन D पॉइंट से ऊपर उठकर कहाँ पर पहुँच जाता है, B पॉइंट पर पहुँच जाता है। समझो कि जो ही विलायक के मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं, तब हम देखते हैं पिस्टन जो है, पहला जो पिस्टन है वो A पॉइंट से C पॉइंट तक नीचे आ जाता है, और दूसरा पिस्टन है वो D से कहाँ पहुंच जाता है, B पर पहुंच जाता है। अब उस स्थिति में हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इस पिस्टन पर हम दाब लगाएंगे, जिससे कि ये प्रक्रिया रुक जाए। तो ये प्रयुक्त किया गया एक्स्ट्रा जो प्रेशर है, अतिरिक्त जो दाब है, उस दाब को किस नाम से जाना जाता है, परासरण दाब के नाम से जाना जाता है। तो परासरण दाब की क्या डेफिनेशन होगी कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब ही किस नाम से जाना जाएगा, परासरण दाब के नाम से जाना जाएगा। अब आगे देखिए, परासरण हो गया, परासरण दाब हो गया। अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। अगला है परासरण दाब के नियम। और इसमें परासरण दाब के नियम में सबसे पहले नियम दिया गया, पहला नियम दिया गया वांटा बॉयल का नियम। वांटा बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, तापमान को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब जो है
उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि स्थिर ताप को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर ताप पर पाई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सी। पाई क्या है यहाँ पर, परासरण दाब, और सी क्या है यहाँ पर, सांद्रता। पाई किसके समानुपाती है, सी के। आगे हमने पढ़ा हुआ है पीछे की क्लास में 11वीं में, सी बराबर होता है 1/v। तो उस स्थिति में कहेंगे पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी पाई क्या है, v के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे पाई इंटू v बराबर क्या आ जाएगा, स्थिरांक, कांस्टेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्रोपोर्शनलिटी को खोला तो स्थिरांक आ जाएगा। तो पाई इंटू v बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। ये तो हो गया वांट ऑफ बॉयल का नियम पहला। तो वांट ऑफ बॉयल का नियम क्या है, वांट ऑफ बॉयल का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होता है। देखिए सांद्रता के समानुपाती होगा। अब आगे अपन देखें दूसरा नियम कौन सा है, वांट ऑफ दाब ताप का नियम। वांट ऑफ दाब ताप का नियम क्या है कि स्थिर सांद्रता और तनुता पर, सांद्रता को और तनुता को स्थिर कर दिया जाए। स्थिर सांद्रता और तनुता पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई, किसी विलयन का परासरण दाब तापमान के समानुपाती होता है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, और पाई क्या है, परासरण दाब। तो पाई अपॉन टी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, स्थिरांक, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर टी को नीचे लेके जाएंगे तो शेष क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो पाई अपॉन टी क्या आ गया, कांस्टेंट। इसको दे देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आगे कहता है समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, पाई v के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 इसको दे दो, पाई इज प्रोपोर्शनल टू t, पाई t के क्या है, समानुपाती। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, t अपॉन v। पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t अपॉन v। अब आगे देखिए v को इधर से गुणा करेंगे तब हम क्या कहेंगे, पाई इंटू v को इधर ले जाएंगे, पाई इंटू v बराबर एस टी। एस क्या है यहाँ पर, समानुपाती स्थिरांक। एस क्या है, समानुपाती स्थिरांक। ये समानुपाती खुलेगा तो ये एस समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इंटू वी बराबर एस जो समानुपाती स्थिरांक है वो इससे गुणा हो जाएगा। तो पाई इंटू वी बराबर क्या हो गया, एस टी। अब हम बात करें एन मोल के लिए, पाई इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस टी। पाई इंटू वी बराबर क्या जाएगा, एन एस टी। आगे देखिए, आगे हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से, देखिए जब इस प्रकार का कोई मान आए, इस प्रकार का कोई कंक्लूजन आए, पाई वी बराबर एन एस टी, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, आदर्श गैस से तुलना की जाती है। और आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर क्या है, एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, भाई पाई इंटू वी बराबर एनएसटी। एस यहाँ पर क्या है, समानुपाती स्थिरांक। पीवी बराबर भी क्या है, एनआरटी। आर क्या है, गैस स्थिरांक। तो हम कह देंगे इस स्थिति में समीकरण नंबर 3 इसे, और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 4। तो हम कह देंगे 3 और 4 को देखते हुए एस का आंकिक मान बराबर आर का आंकिक मान, दोनों बराबर है। तो उस स्थिति में कहेंगे कि एस का जो आंकिक मान है वो किसके बराबर होगा, आर के आंकिक मान के बराबर होगा। आगे देखिए, आगे हम यहां पर ये कह सकते हैं
कि पाई इंटू वी बराबर क्या कह देंगे, एन आर टी, समीकरण नंबर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी, पाई बराबर एन अपॉन वी इंटू आर टी। चूंकि एन अपॉन वी बराबर होता है सी का मतलब सांद्रता, तो एन अपॉन वी बराबर क्या है, सी। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए पाई इंटू वी बराबर हो गया एन आर टी। अब क्या करेंगे, तो पाई बराबर क्या बचेगा, एन आर टी अपॉन वी, और एन अपॉन वी बराबर क्या होता है, सांद्रता सी। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। देखिए अभी तक तो अपना जो परासरण और प्रसरण दाब हो गया। अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब एवं विलेय के अणुभार के मध्य संबंध, कि परासरण दाब जो है वो विलेय के अणुभार से किस प्रकार संबंधित है, यानी परासरण दाब विलेय के अणुभार से किस प्रकार संबंधित है। तो हमने चूंकि पढ़ा हुआ है पाई बराबर पढ़ा हुआ है सी आर टी, और सी बराबर हमने पढ़ा है एन अपॉन वी। पाई बराबर पढ़ा है सी आर टी और सी बराबर क्या पढ़ा है, एन अपॉन वी। तो हम क्या करेंगे, सी का मान यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो पाई बराबर आ जाएगा एन अपॉन वी इंटू आर टी। पाई बराबर क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी इंटू आर टी। आगे देखिए एन क्या है, एन बराबर है विलेय के मोलों की संख्या। तो हम यहां पर कह देंगे विलेय को बी से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो अतः एन बी बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, पदार्थ का ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पाई बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वी, और ये क्या हो जाएगा, आर टी। अब एम बी कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, पाई बराबर क्या रहेगा, पाई बराबर क्या बचा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। अब हमको क्या निकालना है, यहां पर देखिए इसको बॉक्स में डाल दो। हमको क्या निकालना है, विलेय का अणुभार। यहां पर एम बी क्या है, विलेय का अणुभार। तो देखिए एम बी बराबर है विलेय का अणुभार, और डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान। आर क्या है, गैस स्थिरांक। टी क्या है यहाँ पर, तापमान। पाई क्या है, परासरण दाब। अब देखिए हमको एम बी निकालना हो तो क्या करेंगे, एम बी बराबर क्या जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ये हम एम बी का निर्धारण कर सकते हैं, यानी हम विलेय का अणुभार निर्धारित कर सकते हैं। एम बी बराबर क्या रह जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी। तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पर हमने पीछे से निकाला पाई बराबर सी आर टी, सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी। तो पाई बराबर क्या जाएगा, एन अपॉन वी को रख देंगे, एन अपॉन वी इंटू आर टी। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय को हम बी से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब एन बी का मान रख दिया, डब्ल्यू अपॉन एम बी, आर टी अपॉन वी। तो एम बी कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो उस स्थिति में पाई बराबर डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। आगे देखिए
हम एम बी निकालना चाहें, विलेय का अणुभार निकालना चाहें, तो उस स्थिति में एम बी बराबर डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी, यानी एम बी इधर चला जाएगा तो पाई इधर आ जाएगा और हम विलेय के अणुभार को निर्धारित कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो लास्ट में हमने एम बी निकाला है, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।